मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं सेल्फ निकिता पुरवाल एंड जैसा कि हमने अभी तक चैप्टर नंबर 2 में सॉल्यूशंस में हमने अभी जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ी थी, मतलब प्रीवियस वीडियो पढ़ी सॉरी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? मोलरता, फॉर्मलता और नॉर्मलता की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस दिन मैंने कहा था आप लोगों को कि इसकी कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषा हमारी पेंडिंग है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम उसी को आगे हमारी जो बाकी बची हुई परिभाषाएं थी उसको पढ़ रहेंगे। जो सबसे पहली जो थी हमारी थ्योरी वो है मोल प्रभाव या मोल अंश किसे कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसकी थ्योरी में? किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। ठीक है, विलय का मोल प्रभाज अथवा विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। मतलब क्या बोला गया इस थ्योरी में? आपको समझ में आया कुछ? क्या बोला है कि किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। ठीक है, यानी विलय रहेंगे और उसमें अनुपात किसका रहेगा? विलयन के। उसका अनुपात क्या करेगा? वो मोल प्रभाज कहलाता है। या फिर क्या लें हम? विलायक लें और विलय के मोलों की संख्या का अनुपात लें तो वो क्या हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। कैसे? यदि विलय हम माने कि यदि विलयन में विलय तथा विलायकों की मोल संख्या, हम मान रहे हैं कि विलय की मोल संख्या जो है N1 है और विलायक की मोल संख्या जो है वो N2 है। ठीक है, तो विलयन की मोल संख्या क्या हो जाएगी? N1 + N2, क्योंकि विलय तथा विलायक मिलकर ही विलयन बनाए। ठीक है, तो ये हमारी किसकी होगी? विलयन की मोलों की संख्या होगी। तो हमको निकालना है विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? विलय तथा विलयन के अनुपात, इसके मोल संख्या का अनुपात। यानी विलय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलय तथा विलयन की मोल संख्या का अनुपात। ये क्या हो जाएगा हमारा? विलय का मोल प्रभाज। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? विलय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। ऐसे ही विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विलायक की मोल संख्या कितनी है? N2, और विलयन की मोल संख्या क्या है? N1 + N2। तो इस तरह से इस अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं? विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको दे रखा है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलयन है, तो NaOH का वह जल का मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो इसमें ये देखेंगे कि हमारा विलय कौन है, विलायक कौन है। ठीक है, तो 90 ग्राम जल है, तो जल हमारा क्या है? विलायक है या विलय है? क्योंकि यहाँ पे 4 ग्राम NaOH कम दे रखा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ना, जिसकी मात्रा सबसे कम होगी वो क्या होगा? विलय होगा। और अगर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अवस्था सेम होगी उस केस में क्या होगा? जो कम होता है वही होता है ना, क्या? विलय। ठीक है, तो इस केस में हमारे विलय कौन है? NaOH। ठीक है, और विलायक कौन है? जल है। ठीक है, तो हम क्या निकालें? सबसे पहले NaOH के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या का सूत्र होता है ना, ग्राम में मात्रा अपॉन में अणुभार। इससे हमको मोलों की संख्या पता चलेगी। तो ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है हमारी NaOH की? 4 ग्राम, और इसका अणुभार कितना होता है? NaOH का 40 होता है। तो इस तरह से हमको ग्राम मोलों की संख्या कितनी हो गई? 0.1 हो गई। इसी तरह H2O है, H2O जो है हमारा विलायक है, उसके मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? वही ग्राम में मात्रा, H2O की मात्रा कितनी दे रखी है? 90 ग्राम, और उसके अणुभार कितना हो जाएगा? 18। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगी हमारी? H2O की मोल संख्या हो जाएगी। अब हमको विलय, ये तो विलायक और विलय की पता चल गई। अब विलयन की मोल संख्या कैसे? दोनों को जोड़ देंगे। अब विलयन की मोल संख्या क्या आ जाएगी? 0.1 + 5 यानी 5.1। तो ये क्योंकि हमारी विलयन की मोल संख्या हो गई। अब इसी के बेसिस पर अब हमको क्या करना है? सीधे क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। NaOH यानी विलय का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन में 5.1 यानी 0.091। और H2O है, उसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? N2। कौन है हमारा? विलायक। विलायक H2O था हमारा, है ना, उसकी जो मोल संख्या निकली थी वो 5 निकली थी। और विलयन जो है हमारे उसकी 5.1 है, तो 0.981 क्या हो जाएगी? हमारे विलयन की विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। इस तरह से हम ये क्या है, NaOH वाला जो निकला वो कौन सा है? विलय का मोल प्रभाज है, और H2 वाला जो है वो हमारा विलायक का मोल प्रभाज है। ठीक है, तो इस तरह से मोल प्रभाज पता चल गया। मोल प्रभाज क्या होता है? विलय से विलयन का अनुपात या विलायक से विलयन का अनुपात। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रभाज के बारे में। अब जैसा कि हमने मोल प्रभाज में क्या किया? मोलों की संख्या का अनुपात लिया, वैसे ही द्रव्यमान प्रभाज में क्या करेंगे? हम द्रव्यमान का अनुपात लेंगे। विलयन के किसी अवयव के द्रव्यमान तथा विलयन के संपूर्ण द्रव्यमान का अनुपात अवयव का विलयन में द्रव्यमान कहलाता है।
कोई विलयन के अवयव कौन कौन से, विलायक और विलेय। यदि किसी विलयन के दो घटक ए व बी के द्रव्यमान क्रमशः डब्ल्यू तथा डब्ल्यू बी है तो उनका द्रव्यमान प्रवाह कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ए का द्रव्यमान प्रवाह, अगर विलयन में कौन ए है, ए मान लें हम के विलायक है, ए विलायक है या ए विलेय मान लो, चलो ए विलेय मान लेते हैं, तो विलेय का जो द्रव्यमान रहेगा वो और टोटल विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि विलेय का द्रव्यमान हमने डब्ल्यू ए माना और विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलायक और विलेय का द्रव्यमान, क्यों डब्ल्यू बी है वो हमारे क्या है, विलायक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। ऐसे विलायक के लिए क्या करेंगे, विलायक का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रवाह भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 100 ग्राम H2SO4 के विलयन में 10 ग्राम H2SO4 घुला है, विलयन के H2SO4 व जल के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें हमको क्या करना है, दो तरह की चीज़ें दे रखी है और हमको क्या पता है कि इन दोनों से मिलकर कुछ विलयन बन रहा है। ठीक है, और उसका क्या निकालना है, हमको द्रव्यमान प्रवाह निकालना है। तो इसमें विलायक और विलेय को हम डिफरेंस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। दोनों ग्राम में दे रखें तो कम मात्रा जिसकी होगी वो विलेय होगा, तो कम मात्रा किसकी है, 10 ग्राम H2SO4, तो हमारा क्या है, विलेय है। और जो 100 ग्राम H2SO4 है वो हमारा क्या है, विलयन। एक तरह से विलयन के विलायक है, विलायक है। ठीक है, तो H2SO4 का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम दे रखा है। 1 मिनट, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि हमको अगर जल का बोला है तो दोनों जगह H2 दे रखा है। जस्ट 2 मिनट, या लिसन, वो क्या है ना, हमको जल का द्रव्यमान इसमें निकालना पड़ेगा। H2SO4 क्या दे रखा है, हमको विलयन दे रखा है, यानी इसमें ऑलरेडी हमारे क्या विलायक और विलेय इसी में प्रेजेंट है। ये कौन है, हमारा विलयन है। और जो 10 ग्राम जो दे रखा है वो क्या है, हमारा क्या होगा, 10 ग्राम घुला हुआ है H2SO4, यानी 10 ग्राम जो है वो क्या H2SO4 है, किसमें, 100 ग्राम में, यानी 90 ग्राम क्या है उसमें, जल है। तो इस तरह से हमको क्या पता चला, जो विलेय हमारा वो H2SO4 है और विलायक कौन है, 90 ग्राम जो जल है वो है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, H2SO4 का द्रव्यमान निकालेंगे। कितना दे रखा है हमको, 10 ग्राम दे रखा है, और H2O का द्रव्यमान कितना पता चलेगा हमको, क्योंकि 100 ग्राम विलयन है तो विलयन में से विलेय घटा देंगे तो विलायक बचेगा, विलायक यानी जल बचेगा, तो वो कितना आ जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। अब हमें H2SO4 का द्रव्यमान प्रवाह निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रवाह की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, जिसका द्रव्यमान प्रवाह निकालना है उसका वेट और विलयन का अनुपात, विलयन के वेट का अनुपात। ठीक है, जिसका द्रव्यमान प्रवाह निकालना है वो उसका द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, द्रव्यमान प्रवाह कहलाता है। तो H2SO4 का द्रव्यमान प्रवाह क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ऐसे H2O है उसका द्रव्यमान प्रवाह कितना आ जाएगा, उसका भार कितना है, द्रव्यमान कितना देखा हमको 90, और विलयन क्या है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रवाह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था मोल प्रवाह, जिसमें मोलों की संख्या का अनुपात देख रहे थे, द्रव्यमान प्रवाह जिसमें द्रव्यमान की संख्या, द्रव्यमान का अनुपात देख रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो दे रखा है हमको ppm सांद्रता, यानी पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या होता है, किसी विलयन के 10 लाख भार में विलेय के भारों का संख्या का अनुपात विलयन के ppm में सांद्रता कहलाती है। यानी कि जब विलयन हमारा इतना सारा हो कि 10 लाख भार हो, मतलब इतना सारा हो, उसमें हमारा विलेय कितना है, उसके भारों की संख्या जो होगी वो हमारी क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। इसे ppm से दर्शाते हैं। यदि ग्राम में, ठीक है, और ये अगर ग्राम में होगा, हमारा विलयन अगर ग्राम में होगा तो हम विलेय की संख्या को भी काय में लिखेंगे, ग्राम में देखेंगे, और वो क्या हो जाएगी, विलेय की मात्रा ppm में ही होगी। सरलता के लिए विलयन में 10⁶ मिलीलीटर के विलयन में ग्राम की मात्रा ppm में व्यक्त की जाती है। अब क्या है, अगर विलयन इतना सारा है तो हमने जरूरी थोड़ी है कि विलायक जो है यानी विलेय जो था हमारा वो कुछ ज़्यादा ही डाला हो, तो वो क्या कहेगा, अगर 10 मिलियन 10⁶ मिलियन समथिंग हमारे पास कौन है, विलयन है, तो उसकी जो मात्रा रहेगी विलेय की वो कहीं ना कहीं हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको क्या ppm में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस स्थिति में एक ppm जो होता है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। यानी कि एक ppm जो की बात करेंगे, हम कह रहे हैं कि 10⁶ मिलियन जो हमारा विलयन है उसमें एक ppm हमारा कौन है, विलेय है, तो वो क्या बता रहे हैं हम कि 1 मिलीग्राम पर लीटर कौन है, हमारा विलेय है। यानी कि इसमें सीधी बात कह रहे हैं कि हम मिलियंस में क्या ले रहे हैं, हमारा विलयन ले रहे हैं, और हम विलेय की जो मात्रा ले रहे हैं वो ग्राम में ले रहे हैं, और वह कितने पार्ट में घुला हुआ हो,
कि अगर ग्राम में कोई मात्रा विलय की है तो वो विलयन की कितने पार्ट में कितना घुला हुआ है उसको निकालने के लिए हम ppm का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमको फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे ppm बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में। विलय जो हमारा उसका द्रव्यमान लेते हैं किसके का, विलयन के द्रव्यमान के संदर्भ में, है ना, और इंटू 10⁻⁶ लगाए क्योंकि हम पर मिलियन की बात कर रहे हैं। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर कि हमको 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम CaCO3 मिला है, तो विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करनी है। तो ppm में ज्ञात करने के लिए क्या दे रखा है हमको, विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 मिलीग्राम। ठीक है, और मिलीग्राम है तो इसको क्या करेंगे हम ग्राम में चेंज करेंगे, और जो 1000 दे रखा है वो 1000 और 10⁻⁶ जो 10⁻³ है वो मिलीग्राम ग्राम को हमको इक्वल करना है इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आया वो क्या आया 100 ppm आया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 1000 ग्राम विलयन का मिलियन में हम बात करेंगे तो उसके जो विलय की जो संख्या है, विलय की जो सांद्रता है ppm में वो कितनी है 100 है। ठीक है, यानी कि ये हो गया क्लियर कि अगर 10 लाख भार है तो उस विलय की संख्या निकालने के लिए हम ppm के यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर विलयन 10 लाख भाग में हो और हमें उसमें विलय की संख्या प्राप्त करनी हो तो हम ppm का यूज़ करते हैं। ठीक, इस तरह से हमने आज की 3 डेफिनेशन और क्लियर करी। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।